हेलो दोस्तों, लकी टिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी टिक चैनल। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का जो पादप कार्यिकी चैप्टर है यानी प्लांट फिजियोलॉजी है, वही हम लोग एमसीक्यूज पढ़ेंगे। इसका तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और 2-3 क्वेश्चन इससे लगभग आ ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बायोलॉजी का जो पादप कार्यिकी चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने से पहले कुछ मोटिवेशन कोट ले लेते हैं, इसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जब आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो कुछ इसी तरह का आप लोग देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग यही पादप कार्यिकी चैप्टर पढ़ेंगे। पादप कार्यिकी यानी प्लांट फिजियोलॉजी जो चैप्टर है वही हम बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अब इसमें कह रहा है दोस्तों, परासरण की परिभाषा है। तो परासरण की परिभाषा क्या है? तो अर्धपारगम्य परासरण की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? वो होगी अर्धपारगम्य कला से होकर कम से कम सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रभाव, यही होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं आगे 2 नंबर पे। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वो सिकुड़ जाती है। क्यों सिकुड़ जाती है? क्योंकि जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर क्या होता है, वो निकलता है। यदि एक कोशिका का आकार में न्यूनीकृत होती है जब एक बिलियन में सब रख दी जाती है। ऐसा बिलियन क्या होता है? तो ये होता है हाइपरटोनिक। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। किस में रखी जाती है? आयतन बढ़ती है एक अल्प पराशरी बिलियन में। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। तो किसके कारण? अंतः शोषण के कारण। लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना क्या होता है? तो ये होता है अंतः शोषण के कारण। अब चलते हैं 7 नंबर। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है। क्यों बनता है? तो ये बाह्य परासरण के कारण। पौधे में जल का परिवहन होता है। तो पौधे में जल का परिवहन कैसे होता है? तो ये होता है जाइलम द्वारा। देखिए दोस्तों, पौधे में जल का परिवहन, तो जौ से जल और जौ से जाइलम, तो ये आप लोग याद रखेंगे, जौ से जल और जौ से जाइलम। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। तो उपलब्ध जल क्या होता है? केशिका जल। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी 16। पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होगी? तो पौधे पूर्ण हो जाते हैं कब? जब उनमें 16 तत्व हो जाते हैं। धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व के कारण होता है? तो ये होता है धान का खैरा रोग जस्ता के कारण। फूल गोभी का विटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? फूल गोभी का विटेल रोग जो होता है दोस्तों, वो होता है मोलिब्डेनम, MO। पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? तो पत्तियों की हरिमहीनता जो है वो Mg यानी मैग्नीशियम की कमी से होता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की किसकी प्रक्रिया है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? तो जल हानि की वाष्पोत्सर्जन। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो जल की हानि कहलाती है बिंदु स्राव। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? तो वाष्पोत्सर्जन में जो होता है दोस्तों, पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। अब चलते हैं 17 नंबर। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र जो है वो क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र को क्या बोलते हैं? पोटोमीटर। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो ये होती है दोस्तों, पूरा पौधा में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अब 19 नंबर है कि वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होती है वो क्या होती है? तो अधिक तेजी से होती है ये निम्न नमी व ऊंचा जो तापमान होगा वहाँ पे। पत्तियों के 2 मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं? तो ये होते हैं प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन। पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है वो क्या है? तो ये है दोस्तों वाष्पोत्सर्जन। अब अगला 22 नंबर है, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो ये है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत होती है?
तो इनमें से जितने भी है सभी की ज़रूरत होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग जो होता है वो क्या है? गलत कथन है। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है नहीं, क्योंकि इसमें O2 क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? तो ये होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। अब 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? तो ये होती है लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किसमें होती है? अगर लाल में विबग्योर में, जैसे विबग्योर VIBGYOR, अगर सबसे कम रेड में कह रहा है तो सबसे अधिक अगर रेड में कह रहा है तो सबसे कम किस में होगा? वायलेट में होगा। अब देखते हैं बैगनी कहाँ है। तो 28 नंबर का जो बैगनी है यहाँ पे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वो निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 जो है वो क्या है? आवश्यक है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। अब चलते हैं 33 नंबर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में सर्वाधिक होती है? तो ये होती है पत्ती में। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो ये चलता है दोस्तों कहाँ पे? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। 37 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। तो पर्णहरित की भूमिका क्या है? प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो ये है दोस्तों CO2। और बाहर कौन निकालते हैं? ऑक्सीजन, जो मैंने ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो ये है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? तो प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? तो ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है कहाँ से आती है? तो ये जल से आती है। प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण? तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? ग्लूकोज। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है। तो ये क्या है? श्वसन। श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी मीन्स, अगर इंग्लिश में श्वसन का स्पेलिंग जानना चाहेंगे तो रेस्पिरेटरी ही होता है दोस्तों, तो इसीलिए रेस्पिरेटरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है श्वसन के अंतर्गत। रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि रात्रि के समय CO2 क्या करते? पेड़ पौधे छोड़ते हैं। ATP का अभिप्राय क्या है? ATP का अभिप्राय क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब चलते हैं 49 नंबर। अनऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? तो ये होता है इथाइल अल्कोहल। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ये होता है CO2 और जल। भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्राय अंकुरित नहीं होते हैं। क्यों नहीं अंकुरित होते हैं? इन्हें वायु जो है वो नहीं मिल पाती है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। तो क्या होता है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र? माइक्रोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ये होता है पायरुविक अम्ल। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। 2,4-D क्या है? तो 2,4-D जो है वो क्या है? खरपतवार नाशी है।
हार्मोन के संबंध में लिखते कौन सा कथन सही है, तो हार्मोन के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ये तीनों के तीनों कथन क्या है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी कथन क्या है, सही है। तो यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि व उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित करते हैं। इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहा जाता है। इसका प्रभाव विभिन्न सांद्रता और विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है, इसीलिए इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। इंडोल एसिटिक अम्ल क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों ऑक्सीन होता है। ऑक्सीन से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो ऑक्सीन से संबंधित उपर्युक्त सभी है, यानी ए बी सी सभी इसका सही आंसर है। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं, तो अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं किससे, तो ये है दोस्तों ऑक्सीन से। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, तो ये है दोस्तों ऑक्सीन। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है तो कौन सा है, तो वो है दोस्तों साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुषुप्ता अवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है, तो ये है एब्सिसिक एसिड होता है, यही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है, तो ये कौन सा है दोस्तों, एथिलीन। इससे फल को पकाते हैं। प्रकाशानुवर्ती संचलन किनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑक्सीन के द्वारा। अब आगे पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं, तो ये है कवक से। अब चलते हैं 66 नंबर। निम्न में कौन एक खरपतवार मारक है, तो खरपतवार मारक कौन सा है, तो मैंने ऊपर भी एक क्वेश्चन पढ़ा था 24D। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है, तो यह है JC बोस, जगदीश चंद्र बोस इनका पूरा नाम है। निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, तो यह है यूकेलिप्टस का पौधा। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो ये करते हैं वृद्धि मापने के लिए। पौधे में वृद्धि होती है तो जीवन पर्यंत वृद्धि होती है। समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर S के आकार का वक्र बनता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं सिग्माइक वक्र। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक क्या नहीं है, तो ये सोडियम जो है वो आवश्यक नहीं है। पौधे की वृद्धि गतियाँ जो है वो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं हेलियोट्रोपिज्म। बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है, तो ये कहलाती है कंपानुचन गति। छुई मुई की पत्ती में गति होती है, तो ये होती है कंपानुकंचन, क्योंकि कंपानुकंचन से क्या होता है कि जैसे ही छुई मुई के पौधे को हम लोग छूते हैं तो क्या होता है, मुरझा जाता है। कंपन करते ही वो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है छूने से। 76 नंबर। स्पर्श करने पर छुई मुई की पत्तियां मुरझा क्यों जाती है, तो पर्णाधार का स्फीति दाब बदल जाता है। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह का मुड़ना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हेलियोट्रोपिज्म। किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, स्पर्शानुवर्तन का। संड्यू तथा वीनस फ्लाई ट्रैप कीटभक्षी पौधे में गति होती है, तो ये होती है स्पर्शानुकुंची गति। अब कह रहा है आगे कि जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती है, तो ये होती है अधिकांश। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है, तो ये है दोस्तों केशिका क्रिया। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो है, तो क्या है वो, नाइट्रेट। पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है, तो ये है रंध्र। बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है, तो बौने पौधे को जो है जिब्रेलिन्स से। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है, तो ये होता है क्लोरोफिल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और मेरे चैनल पे जितने भी MCQs है सभी को एक शानदार ट्रिक के साथ बताया गया। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं दोस्तों कि जिसमें ट्रिक बहुत ही कम बन पाते हैं, तो इसीलिए इसमें कम ही ट्रिक बने हैं, लेकिन मेरे द्वारा और भी बनाए गए वीडियो में एक से एक धमाकेदार ट्रिक के माध्यम से सभी बताए गए, तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।